वेलकम टू मॉर्निंग विद वीनस और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुदा पाक के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। तो नाजरीन, जो रोज़ मैं आपसे बातें डिस्कस करती हूँ उसमें बहुत सारे लोग जो है मेरी बातों से एग्री करते होंगे और बहुत सारे लोग जो है वो एग्री नहीं करते होंगे। और हाँ, उनका राइट बनता है, क्योंकि सब लोगों का नज़रिया और सब लोगों के ख्यालात मेरे से नहीं मिलते। हर किसी का नज़रिया और हर कोई अपनी ज़िंदगी को एक अलग तरीके से और एक उसकी अपनी ज़िंदगी के बारे में एक अलग ख्यालात है। उसमें अगर हम कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करूं, ऐसे जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे बहन भाई जो हैं वो हमारी हर बात से एग्री करेंगे, हमारे कुलीग जो हैं वो हमारी हर बात से एग्री करेंगे, या जो हमारे हम उम्र हैं वो हमारी बात से एग्री करते होंगे, ऐसा नहीं होता। हर किसी के परसेप्शन जो हैं वो अलग अलग होते हैं। उसमें कुछ टॉपिक्स अगर मैं आपके छोटे से आपके सामने शेयर करूं, जिसका कोई एंड नहीं है, लेकिन टॉपिक हमेशा से जेर बहस है। जैसे लाहौर और कराची के दरमियान देखें तो लाहौर वाले कहते हैं जी हम हर चीज़ इंजॉय करते हैं, इसलिए हमें लोग जिंदा दलाना लाहौर कहते हैं। और अगर कराची की बात करें तो वो कहते हैं जी हम तो रोशनियों का शहर है, हम आपसे ज्यादा अच्छे हैं। जबकि पाकिस्तान के तो सारे मुल्क अच्छे हैं, सारे शहर अच्छे हैं पाकिस्तान के। तो इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये बहस हमेशा चलती रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी पुलाव और बिरयानी की, तो पंजाब साइड वाले लोग कहते हैं जी हमारे पुलाव जैसा कोई पुलाव बनाता ही नहीं है और हमारा पुलाव बेस्ट है। उसके बाद अगर यही बिरयानी की बात करें तो सिंध टाइप में और हैदराबाद वाली साइड पे वो लोग कहते हैं जी हमारे जैसी बिरयानी कोई नहीं बनाता और हमारा मेन्यू जो है वो बिरयानी के बगैर इनकम्प्लीट है। उसके बाद शौहर और बीवी में मजलूम कौन है, ये बात अक्सर जेर बहस रहती है। इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि शौहर जो है वो अपने नज़रियात के मुताबिक मजलूम है और बीवी अपने ख्यालात के मुताबिक मजलूम है। इसके अलावा बच्चे जो है वो ददियाल साइड के ज़्यादा करीब होने चाहिए या ननियाल साइड के ज़्यादा करीब होने चाहिए। इस बात पे तो हम फाइट कर ही नहीं सकते। हम इस बात पे तो हम फाइट कर ही नहीं सकते। खैर, अब हमने ये सोचना है कि हमने इसमें एक्सेल कैसे करना है। देखिए, हर किसी के नज़रियात को सुने, हर किसी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको सुने। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में वो ख्यालात, वो नज़रियात जो है हमारे काम आएंगे। बगैर किसी अना के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं और वो जो उसमें हमारा परसेप्शन है वो गलत होता है। हमें उसको बगैर किसी अना के फॉलो कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए, तब हम अपनी ज़िंदगी में एक्सेल कर सकते हैं। और इंसान को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जैसे पानी, बिल्कुल पानी की तरह बहने वाला। तो आज का प्रोग्राम अपना शुरू करते हैं और अपने मेहमानों से भी हम पूछेंगे क्या वो मेरी बात से एग्री करते हैं, और आपने भी कमेंट सेशन में जाके हमें ज़रूर बताना है कि आप मेरी बातों से कितना एग्री करते हैं। तो मैं मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ जो पहले मेहमान मौजूद हैं वो महकमा लाइफ स्टॉक से इनका ताल्लुक है। लाइफ स्टॉक का जो महकमा है ना, इसकी अहमियत और अफादियत से हम इनकार नहीं कर सकते। इस महकमे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सब्तैन खान साहब। और जो दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो ऐसे महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं जो मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है और इस शोबे में वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है महकमा एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल समद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। सर, आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को सलाम। आपकी बात से मैं एग्री इस तरह से करता हूँ कि हर बंदे का नज़रिया, हर बंदे की सोच डिफरेंट है और हर बंदा अपनी हद तक जिस चीज़ को जैसे सोच रहा है वो अपने नज़रियात के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक और अपने मसाइल के मुताबिक हर बंदा पॉजिटिव सोचता है। बिल्कुल। आजकल के हालात में जो है ना, जब तक पॉजिटिविटी के साथ हम नहीं सोचेंगे और फैमिली जब तक एक दूसरे के साथ इकट्ठी होकर नहीं चलेगी तो हम नज़रियात से इख्तलाफ के साथ जो है ना एक्सेल नहीं कर सकते और हम जो है ना अपने आप को परवान नहीं चढ़ा सकते। तो अपने फैमिली को एक्सेल करने के लिए, अपने आप को परवान चढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि दूसरे की बात को भी उतनी अहमियत दें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू को देखें देखें। और जहाँ पे आपको मुनासिब लगता है वहाँ पे डिसीजन करें। तो इस वजह से जो है ना हर बंदे की राय को अहमियत ज़रूर दें, उसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। भलाई हमारे लिए छुपी हुई डेफिनेटली, होगी, बिल्कुल। डेफिनेटली। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर, आप बताएं आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो है यहाँ मदऊ किया। बिल्कुल डेफ़िनेटली, बिल्कुल मैं भी 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हर बंदे की जो की वैल्यूज़ हैं उसकी एक अपनी अहमियत है। बिल्कुल। जब तक हमें हर बंदे की वैल्यूज़ को नहीं समझेंगे, तो जब तक हम स्पेस जो है वो पैदा नहीं करेंगे आपस में, तो रिश्ते जो है वो हम उनको रिश्तों को कायम नहीं रख नहीं सकते। रख सकते। तो रिश्तों की देखें, जब हम ऑफिस में काम करते हैं, कहीं कहीं भी किसी कम्युनिटी में काम करते हैं या इवन हम मार्केट्स में जाते हैं, तो हमें हर एक की जो है वो हर एक के लिए स्पेस पैदा करना होगी, तभी जो है वो हमारा माशरा तरक्की करेगा, तभी
जब तक हम दूसरों को जो है वो उतनी अहमियत नहीं देंगे या उनकी अहमियत को नहीं समझेंगे, तो हमारे दरमियान जो है घुटन सी पैदा हो जाएगी। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए मेरा ख्याल है कि अगर दूसरी बात है कि कोई आपसे डिसएग्री कर रहा है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो बंदा जो है वो सही नहीं है। सही नहीं उसका है। एक अपना जो नज़रिया हो सकता है, आपका एक बिल्कुल अपना नज़रिया है, तो हर एक को जो है वो दूसरों की अहमियत को समझते हुए उसके नज़रिए के साथ अगर आप डिसएग्री नहीं भी करते तो उसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा ही है। सत्यान साहब अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन है आपकी फैमिली में, और आप जो है इस फील्ड की तरफ कैसे आए? फैमिली डेफिनेटली ज़ाहिर ही बात है, फैमिली तो ऊपर से आबा अजदाद से स्टार्ट होती है। वालिद साहब, वालदा साहबा, और हम फैमिली में कुल 8 बहन भाई हैं, 4 भाई और 4 बहनें हैं। बहन भाइयों में मैं दूसरे नंबर पे हूँ, सबसे बड़ी सिस्टर है, और उसके बाद जो है ना मेरा नंबर आता है, फिर मेरे छोटे बहन भाई। तो उसमें ये है कि मुझसे जो छोटे भाई हैं वो भी पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग की हुई है, और वो अपने अपने मकाम पे सेटल्ड हैं। जो हमा मेरा शोबा है खसूसन, इसमें कोई भी जो है ना ख्वाहिश के साथ कम ही आता है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑलमोस्ट हादसाती तौर पे हम जी लोग जी। यहाँ पे आते हैं। जब मेडिकल की ओरिजिनल जो फील्ड है हमारी एमबीबीएस की, वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं होती, तो फिर ये सेकंड ऑप्शन ये होती है हमारे लिए। हम्म, तो मैं भी वैसे ही हादसाती तौर पे यहाँ पे आया हूँ, अच्छा लेकिन मैं मुतमईन हूँ क्योंकि ये मेरी डायरेक्टली मेरी चॉइस नहीं थी। मेरी चॉइस इंजीनियरिंग थी। मेरे अच्छा। वालिद साहब की चॉइस जो मेडिकल थी, तो मैं मेडिकल में आया हूँ उनकी चॉइस पे। तो अब अल्लाह के फजल से मैं एक सेटल्ड पोजीशन पे हूँ, ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचते बहुत हैं। कम लोग पहुंचे। चल, अब आपको इस फील्ड में, जब माशाल्लाह अब आपको कितने अरसा हो गया इस फील्ड में सर? इस फील्ड में जो है मुझे तकरीबन जो है ना 15 साल हो गए हैं। ठीक है। और इस फील्ड में मेरा डे फर्स्ट से जो है पोस्टिंग जो है मेरी जहाँ पे है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सीटों पे है। मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर मैंने 2008 में जहाँ पे डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। उसके बाद 2008 से आनवर्ड जो है ना मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पे मैं काम करता आ रहा हूँ। सही से अब आप सेटिस्फाई हैं इतना अरसा जी काम शुक्र करने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो डे वन से सेटिस्फाइड हूँ। जब मैं वहाँ पे चला गया तो मेरी सेटिस्फेक्शन ही बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो मेरे वालदैन की चॉइस थी, मैंने उसको एक्सेप्ट किया सही और मैं है। वहाँ पे गया। ठीक है। अच्छा अब्दुल समद साहब, आप बताएं आपको कितना अरसा हो गया, कब से आपने ये जो है ना ज्वाइन किया है? जी, मुझे जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो 13 साल हो गए। तो जो मेरी पहली अपॉइंटमेंट थी वो लाहौर में थी एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर। उसके बाद जो है वो मेरी प्रमोशन में फैसलाबाद चला गया। तो फैसलाबाद से जो है वो फिर मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर जो है मुल्तान में अभी जो है वो हमारा एक ऑफिस है, मीडिया लाइजेंस यूनिट। तो उसमें जो है मुझे 3 साल हो गए हैं। यहाँ पे मैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के तौर पर काम कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर। सप्तान साहब, आप जो माशाल्लाह आप इस फील्ड में हैं, आप बताएं इसकी अफादियत क्या है महकमा लाइफ स्टॉक की? देखिए, महकमा लाइफ स्टॉक की जो सबसे बड़ी अफादियत ये है कि ये अम्बिया का पेशा डिक्लेयर्ड है। अम्बिया हमारे जो है वो भेड़ बकरियां पालते रहे हैं, उनकी सुन्नत पे जो है ना अगर चलते हुए हमारे फार्मर जिसको काम करते हैं, तो वो एक तो वो है। दूसरी जो अहमियत इसकी इस वक्त जो है, एग्रीकल्चर से भी इस वक्त हम आगे जा चुके आगे हैं। जा रहे हैं, बिल्कुल। आगे जा चुके हैं। एग्रीकल्चर का जितना जीडीपी में शेयर है, उससे उस शेयर में लाइफ स्टॉक का शेयर एग्रीकल्चर से ज़्यादा है। सही सही। दूसरी बात, जो जो लाइफ स्टॉक है इसको हम अपनी कैश क्रॉप कंसीडर करते हैं। कोई खुशी है, कोई गमी है, आप जानवर उठाएं जाके बेचें और अपने जो है ना इश्यूज रिजॉल्व करें, बिल्कुल ऐसे उनको ही। रिड्रेस करें। जबकि एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स है, जब तक आप उसको 6 महीने का टाइम नहीं देंगे, आज आपने फसल बोई है, वो 6 महीने या तो वो तैयार खड़ी होगी तब आप उसको बेचेंगे, या वो तैयार हो रही होगी तो तब आप उसको उसके लिए टाइम चाहिए होगा। जानवर एक ऐसी चीज़ है जिसने 6 महीने 7 महीने बाद 8 महीने बाद वो रेडी है हाँ और आपके बिल्कुल। पास प्रीपेयर्ड खड़ा है। जब उसको बेचना चाहें आप बेच सकते हैं, और अपने जो है ना जो भी आपके मकासद हैं या जो चीज़ आप परचेज करना चाहते हैं या खुशी गमी जो है वो करना चाहते हैं, तो वो ईजिली आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इस हिसाब से बहुत अहमियत का हामिल है। और इस पे जो है ना फोकस करने की जो ज़रूरत है वो ये है कि हमारा जो फार्मर है वो इस पे फोकस करे, अपने जानवरों की सेहत अच्छी रखे, सेहत अच्छी जानवरों रखे। की वैक्सीनेशन टाइम पे करवाए, और जानवरों के इलाज मुआवजे और हाउसिंग और उसके लिए फर्दर जो है उसमें बढ़ोतरी के लिए महकमा लाइफ स्टॉक के जो इदारे हमारे तहसील लेवल पे, उसके अलावा आगे यूनियन काउंसिल लेवल पे मौजूद है, उनके साथ मिल बैठ के मुशावरत किया करें। सही से। अच्छा अब्दुल समद साहब, आप भी इस फील्ड में अपनी खुशी से आए थे या आपके भी पेरेंट्स की जो ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा इंजीनियर बने?
नहीं नहीं, मैं अपनी खुशी से ज़्यादा बेसिकली मैंने आपको बताया कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो जो है वो हम रूरल एरिया से हूँ। मैं मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर से। तो मेरे जो आबा अजदाद वो भी जो है वो काश्तकारी से मुंसलिक थे। सही। तो शुरू से ही जो है मैंने काश्तकारी करते देखा। तो उसके बाद जो है वो एफएससी के बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन हो गया। वहीं से फिर बीएससी की, एमएससी की, एमफिल किया। तो उसके बाद मैं तो बिल्कुल अपनी खुशी से आया। और मैं तो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का ये फील्ड है, जिस तरह की, क्योंकि आपको पता है कि ज़राअत को जो है वो मईशत की रीढ़ जो है वो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो मैं तो अपने जो है वो फार्मर्स के साथ जो हमारा लाइजान है, जिस तरह हम फार्मर्स को, जिस तरह हम उनके साथ हम हमारी जो है वो लाइजान है, तो मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल जो है अपनी खुशी से जो है वो इस फील्ड में आया। अच्छा सर, ये जो आपका प्रैक्टिकल आपने सब कुछ देखा, आपने बताया हमारे आबा और अजदाद जो हैं वो हमें उन्हें करते देखा, तो आपका ये स्टडी में भी इसने कोई आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ ये देखना? जी डेफिनेटली, जब आप स्टडी करते हैं तो अगर आप अपने अबावजात को देखते हैं तो वो चीज़ें सारी जो हैं वो रिकॉल होती हैं। और आपको जो है वो समझने में उनको सुनने समझने में और उसमें स्टडी में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। हेल्पफुल साबित हाँ होता जी, है। तो आप, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है आपको पता है कि ये बेसिक जो है वो स्टडी है। जो एग्रीकल्चर है इसको आप बेसिक जो है कल्चर कह सकते हैं। तो इसमें डेफिनेटली जो अबावजात करते हैं, क्योंकि हमारा जो महकमा ज़राअत है यही जो है वो फार्मर्स को जाके गाइड करता है। तो हम वही पहले जब हम छोटे थे यानी कि मैट्रिक में या एफएससी बिल्कुल में, बिल्कुल। तो हम देखते होते थे कि हमारे जो है वो डेयरों पे या हमारे फसलों पे जो है महकमा ज़राअत वाले आते थे। तो हम्म। वहीं से जो है वो इस तरह का उनके साथ मेरा एक लिंक आप समझ लें हो गया था। तो मुझे फिर इवन के अपनी स्टडीज़ में भी जाने में आसानी हुई, यानी कि फ़ैसला करने में। आसानी हो डेफिनेटली गई। आपको पता है कि जब बंदा एफएससी प्री मेडिकल करता है, पहले तो उसकी प्रेफरेंस यही होती है कि उसका एमबीबीएस में, बिल्कुल ऐसे मेडिकल ही में ऐसे ही। एडमिशन हो जाए। अगर कुछ रीजंस पे नहीं होता तो फिर जो है वो मेरा ख्याल है कि एग्रीकल्चर, जैसा सर बता रहे थे कि लाइफ स्टाइल, इस तरह जो एग्रीकल्चर है ये जो है मेरी पहली प्रेफरेंस थी। तो स्टडीज़ के साथ के बाद अब जो है मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है, यानी कि अपनी जो मेरी जॉब है उसको भी मैं अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। सही से। सप्तान साहब, आपने भी ये जानवर वगैरह रखे हुए हैं कोई, या आप अभी जो लोगों ने रखे हुए उन्हीं के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? जी एक मिनट। इस तरह से है कि जिस वक्त हम छोटे थे उस वक्त बकरियां कुछ मौजूद थी घर में, वो रखी हुई थी। आजकल सिचुएशन इस तरह से है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उनको लुक आफ्टर कर सके। मैं अपनी जॉब में बिजी, मुझसे छोटे जो है ना वो अपनी जॉब में बिजी। बिल्कुल। वाले साहब टीचर रिटायर हैं, स्कूल एजुकेशन में थे। तो वो डेफिनेटली ज़ाहिर बात है उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इन एनिमल्स को टेक केयर कर सकें। एनिमल्स की टेक केयर करने के लिए आपको एक तो डेडिकेटेड बंदा चाहिए, प्रॉपर टाइम चाहिए प्रॉपर उनके लिए। टाइम चाहिए, और उसके लिए डेडिकेशन चाहिए जो आप उसको टाइम दे सकें प्रॉपरली। और हमारे लिए इस वक्त इस आजकल की सिचुएशन जैसे सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसलिए जो है ना लोगों के एनिमल्स की जो खिदमत है वो पहली प्रायोरिटी है। ऐसे ही ऐसे ही है। अच्छा सर, पहले जो जानवर लोग पालते थे ना, मुझे लगता है कि उसमें इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता था। उनकी वैक्सीनेशन, उनकी चीजें, ये चीजें ना अब आके बहुत ज्यादा हो गए। अगर वक्त पे वैक्सीनेशन ना हो, जानवर को कोई ना कोई जो है ना वो बीमारी अटैक कर जाती है। इसमें मैं बताता हूँ, चीज़ें टाइम के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हुई है। हम्म। एग्रीकल्चर जैसे थी पहले तो वो उस पर स्प्रे और वो इस तरह की चीज़ें वो कम बेश इस्तेमाल होती थी। हम्म। आज कल आप किसी किस्म का कोई ग्रास उगा लें तो उस पर आप स्प्रे करेंगे तो तब वो बचेगा। अदरवाइज जो है ना वो जब पेस्टिसाइड्स इन्फेक्टेड चीज़ें या जिन पे पेस्टिसाइड का स्प्रे हुआ हो तो कुछ ना कुछ रेजिड्यूज रह जाते हैं। सही। दूसरी, एनिमल की इम्यूनिटी पे जो है ना हम कभी भी कंप्रोमाइज़ हमें नहीं करना चाहिए। हम्म। इम्यूनाइजेशन होगी तो अभी जो महकमे की जो रिजीम है, जो महकमे का पोर्टफोलियो जो हमें डायरेक्शन है या जो महकमा करना जा रहा है वो यही है कि एनिमल्स की वैक्सीनेशन हर हाल में इंश्योर हो। जब तक एनिमल वैक्सीनेटेड नहीं होगा तो हम स्ट्रेस में हैं, हम जो है ना उस पोजीशन में नहीं है। दूसरी बात, हम जो सोच रहे हैं कि हमारे पास लाइफ स्टॉक एक बहुत बड़ा हर्ड है। बिल्कुल। ओवरऑल पाकिस्तान में हम देखें तो बहुत बड़ा हर्ड है, और हम फोर्थ लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री हैं। जबकि मैं चाहता हूँ या जो हमारे पास जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमें जो है ना टॉप रैंक फर्स्ट सेकंड पे होना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। पॉपुलेशन हर्ड के हवाले से। तो अगर हम वहाँ पे अब नहीं पहुँचते या वो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर वो हालात ठीक नहीं रहते। तो ये जो है ना जब तक हम इन चीज़ों पे नहीं फोकस करेंगे, एनिमल की वैक्सीनेशन पे, एनिमल की हाउसिंग पे, तो वो चीज़ें पॉसिबल हम मतलूबा रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अब्दुल समद साहब, ये
मुल्क पे ये जो महकमा ज़राअत है इसका क्या किरदार है पाकिस्तान की? चलिए माशियत की तो रीढ़ की हड्डी है। इसके अलावा जो अगर हम देखें महंगाई हो गई, ये चीज़ें हो गई, इसको ये कंट्रोल कर सकती है या ये महंगाई जो आजकल है इसका कोई असर-अंदाज़ हो रहा है इस महकमे के ऊपर भी? बिल्कुल देखें, ये जो महंगाई जिस सेंस में आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली इसमें जो क्रॉप्स होते हैं, हम फसलें काश्तकार जो है वो ग्रो करता है, उसमें सब्जियात हैं या फ्रूट्स हैं या दूसरी हमारी मेन फसलात हैं, उनकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर तो डेफिनेटली अच्छा खासा असर पड़ा है। क्योंकि जितना ज़्यादा जो इनपुट्स इस्तेमाल होते हैं कोई भी फसल हो, सपोज हम अगर एग्जांपल कपास की लेते हैं, तो कपास का बीज हो गया या उसके बाद जो डिफरेंट बाकी इनपुट्स यूज़ होते हैं, उनकी जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी, खासतौर पे अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, जो खादें इस्तेमाल होती हैं जिसमें डीएपी, यूरिया या डिफरेंट इसमें इनपुट्स यूज़ होते हैं, तो उसमें डेफिनेटली जब वो महंगी होंगी तो उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो बढ़ जाएगी, बढ़ और कास्ट जाएगी। ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से अगर उसको मुनासिब उसके प्रोड्यूस का रेट नहीं मिलता काश्तकार को, तो उसका जो मुनाफा है वो खुदा न खासा कम होने के चांसेस होते हैं। ओके। लेकिन ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश करती है कि फार्मर्स को डिफरेंट चीज़ों पे जो है वो सब्सिडी दे के, जैसे अगर किसी फसल की हम बात करते हैं, गंदम की बात करते हैं, उसके बीज पे सब्सिडी देती है फार्मर्स को। इसी तरह बाकी जो इनपुट्स हैं, मशीनरी है, उन चीज़ों में सब्सिडी दे के उसका ये होता है कि फार्मर्स की जो काश्तकार की होती है जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, फी का जो खर्चा जिसको हम कहते हैं, वो लागत है काश्त कोई भी फसल हो, वो कम हो जाती है और एट द एंड जो उसको मुनाफा अच्छा खासा जो है वो मिल जाता है। इसी तरह अगर देखें, अगर ये सब्सिडी अगर नहीं मिलती तो फिर तो जो है वो काश्तकारी में ख़ास तौर पे अगर जिस तरह इनपुट्स महंगे हुए हैं, तो फिर फी एकड़ जो मुनाफा होता है उसको सही तरीके से हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। दूसरी जो आपने बात की कि इसकी क्या अहमियत है, आपने देखा है कि हम जितनी भी चीज़ें घरों में एडिबल जो चीज़ें होती हैं, वो एडिबल ऑयल हो गया होगा अगर है। दूसरा ये है कि दालें हैं या गंदम है या जनास है, जो भी हैं, वो जो है वो सारी जो है वो काश्तकारी से हासिल होती हैं। इवन जो हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, जो जानवरों को आप अगर चारा खिलाते हैं या दूसरे वंडा वगैरह हासिल होता है जो जानवर कंज्यूम करते हैं, वो भी जो है वो एग्रीकल्चर से ही प्रोड्यूस होता है। तो इसकी डिपार्टमेंट की या इस शोबे की आप अहमियत से जो है वो मेरा ख्याल है बिल्कुल कोई इनकार नहीं इनकार कर नहीं कर सकता। सकते। अच्छा सर, सबसे मुश्किल जो चीज़ है ना वो कौन सी फसल है जिसकी हमें बड़ी केयर करनी पड़ती है लगातार? कौन सा बीज ऐसा है? कोई देखें, जो हर फसल है उसकी हर फसल का एक अपना तरीका है काश्त है। अगर जो है वो काश्त का शुरू से लेके आखिर तक, जिस तरह डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि जो जानवरों की देखभाल है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको डेली बेसिस पे नहीं करेंगे तो आप जो है वो जानवर की सही सेहत मेंटेन नहीं कर सकते। इसी तरह जो फसल है ना, इसको भी रोज़ाना की बुनियाद पे हम काश्तकारों को यही कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी फसल में जाके उसको चेक करें और उसमें देखें कि इसमें अगर खुदा ना खासा कोई इंसेक्ट पेस्ट का इंसेक्ट अटैक है। है या इवन जो जड़ी बूटियां हैं उनका अटैक है, या इस तरह कोई दूसरी जो बीमारियां हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आजकल जिसमें बारिशों का सीज़न चल रहा है, मानसून का सीज़न चल रहा है, तो मानसून के सीज़न में जो फंजी फंगस के रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, फफूंदी वाली जिसको हम बीमारियां कहते हैं, वो ज़्यादा जो है वो लगती हैं। बारिश की अगर वजह रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे काश्तकार फील्ड में जाके अपनी फसल को नहीं मॉनिटर करेगा, तो उसमें जो है वो नेग्लिजेंस की वजह से उसमें बीमारियां या से इंसेक्ट खराब पेस्ट हो बढ़ सकती सकते है हैं। वो, बिल्कुल तो ऐसे इसको ही। भी रोज़ाना की बुनियाद पे देखने की ज़रूरत है। इसी तरह जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो भी रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखें कि अगर वो थ्रेश होल्ड लेवल से अगर उसका जो है वो लेवल बढ़ रहा है, तो काश्तकारों को उस हिसाब से जो है वो महकमा ज़राअत से मशवरा करके वो मेजरमेंट्स करने पड़ते हैं, ताकि वो एट दी एंड जो फसल की बेहतर पैदावार हासिल कर पैदावार सके। हासिल। अच्छा सब्तान साहब, ये जानवरों की सेहत के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या इकदामात होने चाहिए? जानवरों की सेहत के हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एनिमल की जो जहाँ पे उनको आपने रखना है, उनकी जो हाउसिंग है उसको ठीक रखा जाए, साफ़ सुथरा नीट क्लीन रखा जाए, डर्टी ना हो। दूसरी बात यह है कि जो जानवर की रिक्वायरमेंट है, चारा पानी, वो उसको टाइम पे मिलना चाहिए। गर्मी के मौसम में जो है अगर हम उसके लिए वाफिर मिकदार में पानी रखें और ताज़ा पानी हो तो वो जानवर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चारे की तो नीड उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। जो ग्रीन फॉडर है आपने उसको 10% ऑफ बॉडी वेट देना ही देना है। ठीक है। और इसी तरीके से जो कंसनट्रेट जिसे हम वंडा बोलते हैं, तो वो वंडा प्रोडक्शन के हिसाब से 1 लीटर 3 लीटर के पीछे जो है ना आपने 1 kg से वो वंडा खिलाना है खिलाना है। अच्छा सर, ये जो आजकल ये जो जानवरों का चारा है ये भी बड़े किस्म का है। पहले इतनी ना इसके अंदर वैरायटी नहीं होती थी,
अब तैयार वो कुछ है, वो तैयार वंडा मिलता है, कुछ साइलेज वगैरह कुछ ऐसा है सिस्टम जो वो बनी बनाए जो वो डालते हैं, उससे जानवर मोटा तो हो जाता है लेकिन कहते हैं वो बीमार हो जाता है एट द एंड। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो साइलेज जो है वो ग्रीन फॉडर की एक प्रिजर्वेशन की एक काइंड है, एक शेप है दूसरी, जिसमें हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। और वो उस वक्त हमने इस्तेमाल करना है जब स्कैर्सिटी ऑफ फॉडर होती है, जिस वक्त गर्मियों के महीनों में, जो सख्त गर्मी के महीने और जो सख्त सर्दी के महीने हैं, जिस वक्त हमें ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं होता। इसमें 60% जो है ना वाटर कंटेंट्स जो है ना वो प्रिजर्व रहते हैं। सिमिलरली वो लाइक दैट आप ऐसे कहें कि वो ग्रीन फॉडर की ही एक किस्म है और वो ग्रीन फॉडर के तौर पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उसका ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं। हाँ, वो उसमें बीमारी के चांसेस उस वक्त हैं जब हम उसकी प्रॉपर केयर ना करें। हमने उसको एयर टाइट रखना है। अगर उसमें एयर चली गई, हवा चली गई, तो वहाँ पे जो है ना उसमें माइक्रोब्स डेवलप होंगे और उसमें फंगस लगेगी, तो तब जो है ना अगर हम उसको खिलाएंगे तो वो ज़रूर होगा इफेक्ट। अदरवाइज उसका कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा असर और नहीं ये है। जो कुर्बानी के लोग जानवर खरीदने जाते हैं या जो बेचने के लिए आते हैं, जी। अक्सर उन्होंने इंजेक्शन लगाए होते हैं मोटा होने के लिए, करने के लिए, उसका कोई गोश्त पे भी इफेक्ट होता है? लोग वो प्रेफर नहीं करते कि जो देखिए, मतलब जिसने ये मुख्तलिफ टैक्स हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, जो बाज़ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं और बाज़ जगहों पे नहीं होते। नहीं होता। हर हमारा फार्मर असेस नहीं रखता इन चीज़ों पे। हमारा फार्मर इतना लिटरेट नहीं है कि वो एक एक ऐसी चीज़ को समझ सके। इसमें वो कमर्शियल जो है, कमर्शियल लेवल पे काम करने वाले या जिसे हम व्यापारी कहते हैं, वो तो उनकी तो पॉसिबिलिटी है कि वो इस्तेमाल कर रहे हो या हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें बैंड हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से। तो ये बीच में अगर आप लोगों को कुछ याद हो, कुछ अर्सा पहले, कुछ 4-5 साल पहले की बात है, बूस्टर इंजेक्शन इस्तेमाल हुआ करता था जिससे मिल्क लेट डाउन और मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती थी। जी बिल्कुल ऐसे वो ही। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने उसको बैन किया हुआ है। बैन पाकिस्तान में वो अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो फास्ट ग्रोथ दे। फास्ट ग्रोथ के लिए आप जो है ना उसके लिए फॉडर्स, उसकी जो है एनर्जी रिजर्व्स के लिए वो मुख्तलिफ चीज़ें, एनर्जी वाली चीज़ें देंगे तो वो होगी। और इसमें इतना ज़्यादा नहीं है कोई ऐसा इशू। यानी कि कोई इफेक्ट नहीं होता। जी तो बिल्कुल ब्रेक का टाइम आ गया है। ब्रेक के बाद आके दोबारा से बातों का आगाज यहीं से करेंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। तो वेलकम बैक नाज़रीन। खानेवाल से हमें नाश्ता पॉइंट पे मौजूद है। खानेवाल पे वो हमें नाश्ते के हवाले से आगाह कर रहे हैं। हाँ जी फरिया, बहुत शुक्रिया। आज इतवार का रोज़ है। खानेवाल के शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है जो उन्होंने फूड पॉइंट का रुख किया, जहाँ पर मज़े मज़े के नाश्ते खानेवाल के शहरी कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल के एक फूड पॉइंट पर, जहाँ पर एक शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर नाश्ता कर रही है, जो अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर ख़ास बात जो इनके नाश्ते की है, यहाँ पर सबसे जो इनकी स्पेशल चीज़ है वो हलवा पूरी है। उसके साथ साथ इनके जो आलू वाले और कीमे वाले जो पराठे हैं वो यहाँ की शान है।
उसके साथ इन्होंने जो यहाँ पर कस्टमर के लिए रखा हुआ है जो पैकेज रखा है वो यहाँ पर जो हलवा पूरी एक बंदे के लिए बेहतरीन किस्म और सस्ते दामों यहाँ पर वो नाश्ता शहरियों को करा रहे हैं। मज़ीद मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, मुझे उनसे बात करेंगे। भाई आप ये बताएगा जो यहाँ पर सुबह सवेरे यहाँ पर लोग नाश्ता करने आ रहे हैं और क्या कहेंगे इस बारे से, क्या आपकी क्या ख़ास सौगात है? भैया यहाँ की स्वाद बात ये है कि हमारी यहाँ मशहूर हलवा पूड़ी है। हलवा पूड़ी के साथ हमारे पास पराठे भी होते हैं। पराठे आलू वाला होता है, चिकन होता है, आलू चिकन मिक्स होता है, सादा होता है, आमलेट होता है, पूड़ी के साथ अचार होता है, हलवा होता है और चने होते हैं। खाने वाले में ऐसी चीज़ कोई भी नहीं देता, ना अचार देता है, ना हलवा देता है, ना चने देता है पूड़ी के साथ। ये खाने वाले में हाई साहब ने ही शुरू करा था ये काम, और हाई साहब ने पूड़ी के साथ हलवा शुरू करा था। खाने वाले में कोई भी नहीं दे रहा है ऐसा आइटम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्यार है। इसी चीज़ को देख के हमारे पास गाहक आता है। अच्छा आप ये बताएंगे, आज इतवार का रोज़ा है, खानेवाल के शहरी यहाँ पर आपके पास नाश्ता करने आ रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं कि खानेवाल के शहरियों का जो इतवार के रोज़ छुट्टी के दिन एंजॉय करने का होता है, वो क्या कहेंगे इस बारे से? इतवार का दिन ये होता है कि दफ्तरों की स्कूलों की छुट्टी होती है, बच्चों की ख्वाहिश होती है कि लाहौरी का ही नाश्ता करना है हमने, और बच्चों की ख्वाहिश है लाहौरी से नाश्ता करना है। फैमिली आती है हमारे पास नाश्ता करने के लिए, बच्चे यहीं आते हैं नाश्ता करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम यार दे रहे हैं, इसलिए हमारे पास कस्टमर आता है। आज जी जैसा कि दुकानदार का कहना था कि हमारा इतवार के रोज़ यहाँ पर जो फैमिली अपने बच्चों को मराती है, जो हमारा म्यार है वो खाने वाले में किसी का नहीं। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है शहरी जो यहाँ पर नाश्ता करें, मज़ीद उनसे भी बात करेंगे वो किस तरह से नाश्ता कर, किस तरह से एंजॉय करें। जी भाई आप ये बताएगा यहाँ नाश्ता करने के लिए आए हैं, ये लाहौरी फूड पॉइंट पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये इतवार का रोज़ जो छुट्टी का रोज़ होता है, ये हम एंजॉय करने के लिए बाहर नाश्ता करने निकलते हैं। तो हमें सबसे पहले लाहौरी समोसा नाश्ता पॉइंट ज़हन में आता है, क्योंकि यहाँ की जो हलवा पूरी है, आलू वाले पराठे हैं और जो कीमे वाला पराठा है जो लाजवाब है बहुत ज़्यादा, और हलवा पूरी और हलवा जो है ना इनका हलवा बहुत कमाल का है। तो इसलिए हमने जब भी नाश्ता बाहर बच्चों के साथ, अकेले या दोस्तों के साथ नाश्ता करने के लिए बाहर मन करता है, दिल करता है, तो हमें सबसे पहले लाहौरी समोसा और ये नाश्ता पॉइंट याद आता है, क्योंकि इनका एक तो ये नाश्ता बहुत मयारी है और इनके रेट जो है वो बहुत कम है। तो इसलिए हमारे ज़हन में और इसके अलावा कोई और नाश्ता पॉइंट नहीं आता। अच्छा भाई आप ये बताइएगा जो इतवार का रोज़ है, आप इतवार के रोज़ को एंजॉय कर रहे हैं, आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर ख़ुद भी नाश्ता कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए भी यहाँ पर नाश्ता खरीदने के लिए हैं? जी बिल्कुल, हम अपना भी नाश्ता कर रहे हैं, अपना नाश्ता करने के बाद बच्चों के लिए भी नाश्ता लेके जाना है, क्योंकि इतवार के रोज़ बच्चे भी जिद करते हैं कि हमने बाहर का नाश्ता करना है। तो कभी उन्हें बाहर नाश्ता पॉइंट भी ले आते हैं, नहीं तो नाश्ता उनके लिए लाजमी घर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर वो फिर। हाँ जी, जैसा कि शहरी की बात सुन के ये कहना था कि जो इतवार का रोज़ा है हम यहाँ खुद भी नाश्ता करने के लिए, अपने बच्चों के लिए भी लेने के यहाँ पर नाश्ता लेने के लिए, उनका ये कहना था कि जो खाने वाले में जो लाहौरी फूड पॉइंट है, जो इनके नाश्ते हैं, जो इनकी हलवा पूरी है, उसके साथ साथ इनके कीमे वाले नान है, जो हलवे और इसका जो है आलू वाला जो पराठा है और यहाँ पर हलवा पूरी, ये यहाँ की ज़बरदस्त सौगात है। और यहाँ पर अब जब इतवार का रोज़ अगर छुट्टी करने का प्लान हो, अगर बाहर नाश्ता करने का प्लान हो, तो जहन में सिर्फ लाहौरी फूड पॉइंट ही आता है। और यहाँ पर शहरी अपने दोस्तों का मरा और अपने बच्चों का मरा यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, और यहाँ पर इतवार के रोज़ यहाँ पर नाश्ता मिलना नामुमकिन सी बात है। जी हाँ जी फरिया, बहुत शुक्रिया। आज इतवार का रोज़ा है, खानेवाल के शहरियों की बड़ी तादाद जो है जो उन्होंने फूड पॉइंट का रुख किया, जहाँ पर मज़े के नाश्ते खानेवाल के शहरी कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल के एक फूड पॉइंट पर, जहाँ पर एक शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर नाश्ता कर रही है, जो अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर ख़ास बात जो इनके नाश्ते की है, यहाँ पर सबसे जो इनकी स्पेशल चीज़ है वो हलवा पूरी है। उसके साथ साथ इनके जो आलू वाले और कीमे वाले जो पराठे हैं वो यहाँ की शान है। उसके साथ इन्होंने जो यहाँ पर कस्टमर के लिए रखा हुआ है, जो पैकेज रखा है, वो यहाँ पर जो हलवा पूरी एक बंदे के लिए बेहतरीन किस्म और सस्ते दामों यहाँ पर वो नाश्ता शहरियों को करा रहे हैं। मज़ीद मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, मुझे उनसे बात करेंगे। भाई आप ये बताएगा जो यहाँ पर सुबह सवेरे यहाँ पर लोग नाश्ता करने आ रहे हैं और क्या कहेंगे इस बारे से, क्या आपकी क्या ख़ास सौगात है? भैया यहाँ की स्वाद बात ये है कि हमारी यहाँ मशहूर हलवा पूड़ी है। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल आपका, आपने हमें नाश्ता पॉइंट से बताया कि लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं और किस चीज़ का जो है ना रुझान लोगों में ज़्यादा पाया को तोड़ा था वहीं से दोबारा जोड़ते हैं। और सप्तान साहब से पूछते हैं कि वो जो जानवरों के मालकान हैं उनको कैसी ये तरबियत देते हैं कोई, या उनको कैसी तरबियत देनी चाहिए? जी सप्तान साहब, उनके लिए कोई आप प्लान करते हैं? जैसे फार्म्स बड़े बड़े बने हुए, वहाँ जाके उनको कोई जैसे आप कहते हैं कि गाइडेंस देनी, ऐसा कोई जी इसमें इस तरह से है कि हमारे जो फील्ड के इदारे हैं यूनियन काउंसिल लेवल पे, वहाँ पे जो डॉक्टर्स पोस्टेड हैं उनका बाकायदा फोर्टनाइटली विजिट प्लान होता है।
ठीक है। वो विलेजेस में जाके फार्मर के साथ गेट टुगेदर करते हैं, सीटिंग करते हैं और उनको जो मौजूदा हालात के जो दौर के जो मसाइल होते हैं एनिमल्स के हवाले से जो मुश्किलात उनको पेश आ रही थी उनको सुना भी जाता है और उनके बारे में उनको तरबियत भी दी जाती है कि वो उनको किस तरीके से अपने इन मसाइल को हल कर सकते हैं। तो ये हर 15 दिन के बाद जो है ना वहाँ पे वो जाते हैं डॉक्टर्स। दूसरा, मेरी फार्मर हजरात से भी गुजारिश है कि वो वक्तन फ़वक्तन जो है ना अपने नज़दीकी तरीन हॉस्पिटल को विज़िट करें, वहाँ पे जाएं, वहाँ का जो मुतलका डॉक्टर है उससे मिलें, वेटरनरी असिस्टेंट है उससे मिलें और 2-4 बातें उनके साथ करेंगे, कुछ उनको नया सीखने को मिलेगा और कुछ उनका आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा। सिर्फ टेलीफोनी के लिए अगर हम चलेंगे तो फिर जो है ना वो मुलाकात नहीं होती फार्मर से, पीछे उनके मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं, उनको बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है, लेकिन वो उस तरीके से उन चीज़ों पे अमल पैरा नहीं होते। तो ये इश्यूज़ जिस वक्त तक हम इकट्ठे बैठेंगे नहीं फार्मर हजरात और डॉक्टर्स और हमारा अमला वेटरनरी असिस्टेंट जो है उस वक्त तक जो है ना हम अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। अब्दुल समद साहब, ये महकमा ज़राअत को किन मसाइल का सामना है या ये महकमा जो है वो फिट चल रहा है इन हालात में भी? नहीं देखें, हर महकमे में या हर इंसान में जो सुधार की तो डेफिनेटली गुंजाइश मौजूद होती है। तो हमारा महकमा अल्लाह का शुक्र है काफ़ी जो है वो साथ साथ जिसमें जैसे कि हर डिपार्टमेंट में जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं। तो एग्रीकल्चर में भी जो है वो डिपार्टमेंट में भी काफ़ी फार्मर्स के लिए जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स पे जो है वो अब हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं ताकि जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो काश्तकारों के तक पहुँचेंगी, तभी जो है वो हम जो जिद्दत वाली जो ज़राअत है उसको जो हम अपना के फसलों की जो फ़ी एकड़ पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। हमारा जो फील्ड फार्मेशन में ये होता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है फार्मर्स के पास जो है वो यूनियन काउंसिल लेवल पे जो है वो फार्मर्स की जो है वो दहलीज पे जाकर उनको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन जो है विंग है वो प्रिंट मीडिया के थ्रू यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे हर अखबारों में जो है वो हैंड आउट जिसको हम कहते हैं वो पब्लिश होती है, काश्तकारों के पास हो जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए जो डिफरेंट चैनल्स हैं हमारे मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं, दूसरे चैनल्स हैं, उनके साथ लहजान है हमारा, तो उनके ज़रिए। और आपको पता है कि जो अब हमारा जो है वो सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस हो रहा है, व्यूवर्स जो है वो काफ़ी रोल अदा कर रहे हैं, काफ़ी रोल अदा कर रहे हैं। तो उसमें भी जो है वो हम फार्मर्स के लिए छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं या इवन जो रिटन शेप में जो है वो काश्तकारों के लिए जो और उनकी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है यानी कि वहाँ की जो ज़बान है उसमें जो है हम काश्तकारों को छोटे छोटे मैसेजेस बना के तो वो दे रहे हैं। इससे जो है हमें काफ़ी ज़्यादा जो फीडबैक आता है वो भी यही है कि ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है। तो काश्तकारों को जब तक जो है वो इस रोज़ाना की बुनियाद पे सही नॉलेज डिलीवर नहीं होगा तब तक जो है वो कोई भी डिपार्टमेंट है वो तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा सर, अब आप देखते हैं कि कोई जो आजकल की जनरेशन है उसकी भी तवज्जो इस तरफ है, क्योंकि आजकल जनरेशन को देखें तो सबसे पहले तो वो कहते हैं अगर हम स्टडी करें तो हम डॉक्टर बनेंगे, उसके बाद अगर डॉक्टर नहीं बन सके तो आजकल जो ये ऑनलाइन बिजनेस हुए में वो कहते हैं हम ये स्टार्ट कर लेंगे। आप देखते हैं कि आपकी किसी ऐसे से बच्चों से मुलाकात होती हो, स्टूडेंट से जो इधर आने के ख्वाहिशमंद हो एग्रीकल्चर के महकमे में? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हैं। अब ये ट्रेंड जो है वो नौजवानों में और ख़ास तौर पे पढ़े लिखे नौजवानों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। वो भी जो है प्रैक्टिकल जो फार्मिंग है उसकी तरफ जो है वो आ रहे हैं। पहले बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इसमें रुझान नहीं था। जो हमारे जो है वो यंगस्टर्स हैं उनका और ख़ास तौर पर जो पढ़े लिखे हैं अगर मैं ये कहूँ तो उनका रुझान नहीं था, वो दूसरी फील्ड में चले जाते थे, लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर है उसमें नहीं जाते थे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं एजुकेटेड। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँ कि जो हमारी फ़ीमेल हैं इवन वो भी जो है वो अब हमारी काफ़ी तरक्की पसंद जो काश्तकार हैं फ़ीमेल उनकी भी तादाद जो है वो बढ़ रही है। इसमें जो हमारी ज़री ग्रेजुएट भी हैं और इवन जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है वहाँ से भी फ़ीमेल जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो साउथ पंजाब है जिसमें हमारे बहावलपुर, डीजी खां और मुल्तान जो डिवीजन्स हैं यहाँ पे जो है फ़ीमेल भी इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट करके वो भी जो है अब अच्छी जो है ज़राअत उसको कर रही हैं, मौका देते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर वाले मौका देते हैं अगर कोई इस तरफ आना चाहे तो। जी बिल्कुल। जब हम सेमिनार्स वगैरह या फार्मर गैदरिंग अरेंज करते हैं तो ये हमें बड़ी खुशी महसूस होती है कि उसमें जो है वो नौजवान और जो फीमेल हैं वो जो है वो अच्छे सही तरीके से जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इससे जो है वो जब हम उनको मज़ीद उनके साथ जिनके गाइडलाइन उनको देते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है और ये अच्छा साइन है
क्योंकि डेफिनेटली वो इसी सूरत में आते हैं कि जब उनको फील होता है कि ये भी जो शोबा है ये भी अब प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सप्तान साहब, ये जो यूट्यूब्स पे जानवरों के डॉक्टर बने हुए हैं, ये वाकई ठीक है, इनको फॉलो करना चाहिए? इसमें मुख्तलिफ आराए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर तो वो प्रॉपर टेक्निकल पर्सन है, डॉक्टर है, वेटनेरियन है या सर ये हमें assistant है, कैसे पता लगेगा कि वो प्रॉपर है? दो चीज़ें हैं। उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक, वो इनिशियली जब स्टार्ट करेगा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेगा। अगर उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ठीक चल रही है, आप उसको देख रहे हैं और उस पर फिर आपको रिलाई करना चाहिए, उसके 2-4 वीडियो देखें और उसको ट्रायल एंड टेस्ट पे डालें। ठीक है। कुछ चीज़ें जो फार्मर हैं उसके नॉलेज में होंगी कि क्या वाकई ये बंदा ठीक कह रहा है। अगर वो बेसिक ही गलत बता रहा है तो फिर डेफिनेटली वो बंदा ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है, हमारे इदारे मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद है, हेल्पलाइन मौजूद है 08000 9211। अच्छा, आपकी हेल्पलाइन भी है? जी, महकमे की जो हेल्पलाइन है ये लाहौर से ऑपरेट होती है और वहाँ से मैसेज चलता हुआ मेरे पास भी पहुँचता है, मेरे एडिशनल डायरेक्टर के पास भी पहुँचता है और डिप्टी डायरेक्टर के पास भी पहुँचता है। किसी को कोई क्विक असेस चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई इशू है, तो वो उस हेल्पलाइन पे रब्ता करके अपना मैसेज पहुंचा सकता है, वहाँ से गाइडेंस ले सकता है। दूसरी बात, आपके नियरेस्ट जब वेटनरी ऑफिसर मौजूद है, एक इदारा मौजूद है, शिफा खाना हैवानात मौजूद है, तो वहाँ पे चले जाए, उस डॉक्टर को वो वीडियो दिखाएं, वो वहाँ से आपको क्लियरली बता देगा कि बंदा अगर स्टेटमेंट ठीक दे रहा है तो देन डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए अगर उसमें कुछ प्रोडक्शन है। अदरवाइज जो है ना आप उससे स्किप हो जाए। मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना हमारे फार्मर हजरात को उन चीज़ों पर रिलाई करने के साथ साथ मुतल्लिका वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी असिस्टेंट के साथ लाज़ाम ज़रूर रखना चाहिए, गाइडेंस ज़रूर ले लेनी चाहिए। वो तो एक पूरा प्रैक्टिकल तरीके से गुजर के वहाँ पहुँचे, नुकसान से बच सके। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, ये जानवरों में कौन कौन सी बीमारियां जो हैं आपको कहते हैं पैदा हो सकती? देखिए, छोटे जानवरों के लिए जो मखसूस एंटेरोटॉक्सीमिया की एक बीमारी है जिसे हम अंतड़ियों का जहर कहते हैं। अच्छा। प्लूरो नमूनिया है, नमूनिया कितने टाइप की बीमारी होती है, और उसके अलावा पॉक्स की है। पॉक्स की अब बीमारी कभी कभार आती है, अदरवाइज वो पॉक्स है नहीं। ठीक है। मोस्टली जो है ना ये 2 बीमारियां हैं, और एक जो है हम रिंडरपेस्ट नहीं, PPR बोलते हैं उसे। रिंडरपेस्ट तो खैर इरेडिकेट हो चुकी है, वो लार्ज एनिमल में थी, वो इरेडिकेट हो चुकी है, वो पाकिस्तान में है नहीं। PPR हम बोलते हैं वो जो स्मॉल एनिमल में होती है। तो इसी तरीके से लार्ज एनिमल में कॉमन 3 डिजीज़ चलती है, गलघोटू, चौड़े मार और मुँह खुर। इनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन, एनुअल वैक्सीनेशन है, साल में 1 दफ़ा वैक्सीन लगनी है। अब उसको मतलब कि टेस्ट एंड ट्रायल्स कर करके उसको बाई एनुअली से अब एनुअल पे हम ले आए हैं। साल में 1 दफ़ा वैक्सीन लगनी है और वो ज़रूर लगवानी चाहिए। मुख्तलिफ उनके शेड्यूल हैं, फिक्स टाइम है, उसमें लग जानी चाहिए। अच्छा सर, गवर्नमेंट आपको कोई रिलीफ देती है ये सब चीज़ें करने के लिए? कोई अच्छा बजट देती है? मैडम, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ ये है कि देखिए फार्मर्स के लिए वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है किसी किस्म के, कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है उसमें। तो फिर वो जो चार्जेस ले रहे हैं उनका? मैडम कोई चार्जेस नहीं ले रहे, वैक्सीनेशन के तो कोई चार्जेस नहीं है। एनिमल की ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी 5 रुपये पर्ची फीस है। अगर आपने किसी प्राइवेट से सर्विसेज ली हैं, प्राइवेट डॉक्टर से सर्विसेज ली, तो डेफिनेटली फिर वो आपको चार्ज करेगा। सही। उस पे महकमा कुछ नहीं कह सकता। ऑफिस आवर्स में जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है वो किसी से चार्जेस लेता है, तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया कि हेल्पलाइन मौजूद है, मेरा नंबर सर्कुलेट है मुल्तान डिवीजन में पूरे में। सही। अदरवाइज़ अगर वो वहाँ पे मेरा नंबर किसी के पास नहीं है, तो हॉस्पिटल्स में हमारे इनकम्बेंसी जो बोर्ड हैं वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ साथ वहाँ के ज़िले का इंचार्ज जो एडिशनल डायरेक्टर है उसका नंबर भी लिखा हुआ है, डिप्टी डायरेक्टर का नंबर भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे कंप्लेंट की जा सकती है। कंप्लेंट पे तो ऐसी कोई वो सूरत हाल नहीं होगी कि फिर एक्शन ना हो। सही, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको पता हेल्पलाइन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बिल्कुल, ये बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको हेल्पलाइन का आज हमारे शो के जो है ना जरिए पता लगा होगा। एक दफा दोबारा दोहरा दें। जी, 0800 9211। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, बिल्कुल। अच्छा सर, ये आपसे अगर पूछा जाए एग्रीकल्चर के हवाले से, मुल्तान में या पाकिस्तान में ये किस हद तक जो है ना वो आप कहते हैं कि बढ़ रहा है, या जहाँ तक है उसी के अंदर ही जो है कमी पेशियाँ हो रही हैं, या क्या हालात हैं?
बिल्कुल आपने देखा है कि जैसे जैसे आबादी जो है वो बढ़ रही है, उसी तरह आपने भी सुना होगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम हो रही है, क्योंकि आपने देखा है कि आबादी बढ़ने से उसके बाद फिर डिवीजन होती है, तो डेफिनेटली उसमें फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन अब साइंटिस्ट हमारे ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जो है वो क्रॉप्स की ऐसी वैरायटीज़ यानी कि ऐसा सीड डेवलप किया जाए जिसको जो है वो कम रकबे पे या कम एरिया पे काश्त करके फ़ी एकड़ ज़्यादा पैदावार जो है वो हासिल की जा सके। आपने देखा होगा कि पहले जब हम छोटे थे तो हम यही सुनते होते थे कि जो गंदम है, अगर हम उसकी एग्जांपल लेते हैं तो उसकी जो फ़ी एकड़ जो पैदावार है वो 20 मन 15 मन जो है वो 30 मन तक जो है फ़ी एकड़ पैदावार हासिल होती थी। लेकिन अब आपको ये सुन के हैरत होगी कि हमारे जो काश्तकार हैं वो 80 मन 90 मन जो है वो फ़ी एकड़ पैदावार उसकी ले रहे हैं, क्योंकि सीड्स ऐसे आ गए हैं जिसकी जो पोटेंशियल जो है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह जो दूसरे मेजरमेंट्स हैं वो भी ऐसे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस जो है वो फार्मर्स के अंदर आप देख लें कि उसमें डिफरेंट जो टूल्स यूज़ करके उनके पास जो अवेयरनेस आ रही है वो ऐसी हेल्पफुल साबित हो रही है कि जिसकी वजह से ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यानी कि बेहतरी की तरफ जो चीज़ें वो जा रही हैं। आपने देखा कि जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में बेहतरी आ रही है, इसी तरह एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ रही है। और दूसरी ये कि पहले ये होता था कि फार्मर्स को सिर्फ हमारे जो अमला है वही जाके मिलता था। अब उसमें ये भी होता है कि आप हम इवन के मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं जिसके ज़रिए जो काश्तकारों को वहीं बैठे हुए अमला अगर हमारा नहीं भी पहुंच सकता तो वो भी इंफॉर्मेशन उनको वहीं पे मिल जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये मतलब कि डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो इकट्ठे होके तो इस तरफ हम जा रहे हैं कि जो फ़ी एकड़ कोई भी फसल आप देख लें, इवन अब वेजिटेबल्स देख लें, पहले उनकी पैदावार काफ़ी कम होती थी। और दूसरा आपने ये भी देखा है कि जो वेजिटेबल्स पहले हमारा ये कंसेप्ट था कि मौसम में गर्मा की सब्जियां या मौसम में सरमा की सब्जियां, अब आपने देखा कि मार्केट में आपको जो हर सब्जी है वो हर सीज़न में अवेलेबल होती है। उसका ये होता है कि टनल फार्मिंग की वजह से, लेकिन सर उसमें जायका नहीं होता। बिल्कुल आपकी ये बात सही है। उसमें बेसिकली ये होता है कि आजकल हर कोई प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के चक्कर में जो है उसमें इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये है कि इवन जो फ्रूट्स हैं, अगर हम मैंगो की बात करें जिस तरह उसका आजकल सीज़न चल रहा है, उसमें भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आपको ड्राइड मैंगो जो है वो पूरे सीज़न में अवेलेबल होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर के लिए खास तौर पे, क्योंकि उनकी डिमांड यही है, तो उनके लिए ये चीज़ें जो हैं वो ना सिर्फ प्रोड्यूसर बल्कि जो कंज्यूमर के लिए भी चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा सर, ये जो आजकल बारिशें हो रही हैं, ये जो अब जो फसलें हैं जैसे कपास हो गई और वो इनके लिए कितनी मुफीद साबित होती हैं और कितनी नुकसानदेह? बिल्कुल देखें कोई भी फसल है उसका जो वाटर टेक इनटेक है वो हर फसल का डिफरेंट होता है। कोई फसलात ऐसी हैं जिसमें अगर हम चारा जात की बात करते हैं या कमाद की बात करते हैं या इवन जो धान है जिसको हम राइस चावल कहते हैं, उसमें अगर पानी कुछ दिन खड़ा भी हो तो वो कोई इशू नहीं होता, उसकी वो ज़्यादा जो है वो मसला पैदा नहीं होता। लेकिन जो आपने फसल का नाम लिया कपास की फसल है, ये काफ़ी सेंसिटिव फसल है। इसमें अगर 12 घंटे से ज़्यादा पानी अगर खड़ा रहता है तो वो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उसमें ये होता है कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो काम करना बंद कर जाती हैं, सफोकेशन की वजह से जो पौधा है वो मर भी सकता है। तो हम काश्तकारों को ये कहते हैं कि जिन एरियाज़ में बारिश ज़्यादा होती है तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको लाजमी ड्रेन आउट करें। अगर आपके फसल के इर्द गिर्द कोई खाली खेत है वहाँ निकाल सकते हैं। अगर सपोज़ खाली खेत नहीं है तो जो मैंने फसलें पहले बताई हैं, धान की फसल हो गई, कमाद की फसल होगी, गन्ने की फसल हम जिसको कहते हैं, तो उन फसलात में जो है वो पानी आप निकाल सकते हैं। या अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप उसी अपनी फसल में, कपास की फसल में या जो दूसरी वाटर सेंसिटिव क्रॉप्स हैं उसमें अगर पानी ज़्यादा होता है तो उसी फसल में जो है वो गहरा गड्ढा खोद के उसमें जो है वो पानी उसमें इकट्ठा करके बाकी फसल से निकाल सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे फिर इसमें जो फफूंदी वाली बीमारियां भी होंगी और वो खुद फसल जो है वो मर भी सकती है। अच्छा, कौन सी फसल को धूप बहुत ज़्यादा चाहिए होती है? और देखें आपको पता है कि हर जो खरीफ की फसलात होती हैं और एक रबी की फसलात होती हैं। जो रबी की फसलात हैं उसमें अगर हम गंदम की बात करते हैं तो उसका जो सीज़न है काश्त करने का वो सर्दी में होता है, लेकिन उसका जो ग्रेन है यानी कि दाना पकने के लिए उसको गर्मी चाहिए होती है। इस दफ़ा आपने देखा कि जो मौसम पकने का जब था फरवरी मार्च में बारिशें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुई थी। उन बारिशों का नुकसान तो हुआ है कुछ कि फसल जो है वो आपकी थोड़ा लेट हुई है, लेकिन फ़ायदा ये भी हुआ है कि उसको पैदावार जो है वो इस दफ़ा गंदम की माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आई है। इसी तरह जो हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं
जिसमें धान है या कपास है, ये लगती तो गर्मी में है, लेकिन आगे इसकी जो चुनाई है या यानी कि इसकी जो प्रोड्यूस है हासिल करने के लिए वो सर्द मौसम जो है वो उसको चाहिए। और अल्लाह ताला का तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें जो अल्लाह ताला ने ऐसा खिता अता किया जिसमें जो है वो 6 मौसम है और इसमें जो है वो हर फसल जो है हम कामयाबी से काश्त कर सकते हैं। ऐसे ही ऐसे ही है। सप्ताह साहब, जानवरों की बीमारी इंसानों में भी कन्वर्ट हो सकती है? ज़रूर हो सकती है। उसमें आपने सुना होगा कांगो फीवर, एक तो वो कन्वर्ट हो सकती है। उसके जो साइन सिम्टम्स हैं, एनिमल में कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, एसिम्टोमेटिक डिजीज़ है, पॉसिबिलिटी है। और उसका जो वेक्टर है वो टिक्स, जिसे हम आम ज़बान में चिचड़ कहते हैं, तो उसके ज़रिए हो सकती है। इसी तरीके से टीबी, वो ह्यूमन टू एनिमल और एनिमल टू ह्यूमन दोनों में ट्रांसफ़र होती है। अच्छा सर, इनसे बचा कैसे जा सकता है? बचने की सूरत हाल ये है कि एनिमल्स में जो टिक्स हैं, जैसे कांगो की मैं बात कर रहा हूँ, तो टिक्स की मौजूदगी को, उसका जो सीज़न है वो ह्यूमिड सीज़न है, इसको इनको उस वक्त कंट्रोल किया जाए। और जो एनिमल्स के हैंडलर्स हैं उनको चाहिए कि वो डार्क कलर के कपड़े ना पहने इन डेज़ में, जब जिस वक्त वो एनिमल के साथ इन कॉन्टैक्ट हों। पहली बात तो ये है कि वो टिक्स ना हों। अगर वो टिक्स नहीं है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ जब आप लाइट कलर के कपड़े पहन के जाएंगे तो आपको उनका प्रेजेंस पता चल जाएगी, अगर खुदा ना खास्ता आपके ऊपर कोई टिक आती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा वो टिक डिजीज़ पैदा करेगी। अगर वो एनिमल सिम्टोमेटिक तो होना नहीं है एनिमल ने, अगर एनिमल में उसका वायरस है, वो कैरियर है, तो तब जाके होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अल्लाह के फजल से पहले जो है ना, हमेशा आप देखें कि ईद कुर्बान के नज़दीक जो है ना, कांगो फीवर और वो स्प्रेड की सूरत हाल चलती है, लेकिन इस दफ़ा कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी और कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। शायद नादिर ही होते हैं इस तरह के केसेस, चांसेस बहुत कम है, कम होते हैं। कम है। लेकिन सर ये पिछले साल जो बीमारी थी जानवरों में आई थी, वो उसको बहुत, जिसकी वजह से लोगों ने जो है ना जानवरों से दूर दूर कहते थे, और जानवर खरीदने भी जाते थे तो बड़ा देखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब लेके आते थे उनको सही पता नहीं होता था, बाद में पता लगता था, कुछ अरसे के बाद वो जो है बीमारी नजर आने लग जाती थी उनको। वो इस तरह से है कि वो लास्ट टाइम जो आप बीमारी की बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम इधर रिपोर्ट हुई। बिल्कुल ऐसा ही है, फर्स्ट इंसिडेंस था वो अफ्रीका से चलती चलती इंडिया के ज़रिए सबसे पहले वो सिंध में रिपोर्ट हुई। कराची में से ही हर बीमारी शुरू होती है। उसमें मैं बताता हूँ। उसकी रीजन ये है कि वहाँ पे हमारी जो इम्पोर्ट है वो उधर ही है, सही, उसकी लैंडिंग उधर ही है, सही। तो इस वजह से वहाँ से वो रिपोर्ट हुई। तो चलती चलती फिर ट्रैवल की साउथ पंजाब में, साउथ पंजाब से फिर ट्रैवल करते करते आगे सेंटर, और सेंटर से फिर वो क्रॉस करके निकल गई। इस साल उस डिजीज़ के कोई साइन सिम्टम्स, कोई रिपोर्ट नहीं आई। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो उसमें मैक्सिमम जो है ना, वो एक तो सेल्फ इम्यूनिटी थी और दूसरा कुछ वैक्सीन इंपोर्ट हुई। इंपोर्ट होने के बाद वो वैक्सीन लगी, और कुछ हमारे पास जो पॉक्स की वैक्सीन थी, गोट पॉक्स की वैक्सीन, वो जिस वक्त हमने लगाई तो उसने 70% कवर दिया। सही, यानी कि हमने इस बीमारी के ऊपर भी काबू पा लिया। अच्छा सर, ये जो फार्म में लोग बनाना चाहते हों या जो फार्मिंग करना चाहते हों, वो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए किस चीज़ से वो शुरू करें और क्या क्या चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी हैं? जो फार्म बनाना चाहते हैं, अगर तो वो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं तो फिर तो उनके लिए इशू नहीं है। जो नया सेटअप लगाना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि पहले वो अपनी लर्निंग करें, ठीक है, एजुकेट हों, समझें उस चीज़ को, प्रोसीजर को, प्रोसेस को, कि आपने जब फार्म लगाना है क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप टेक्निकल जो है पर्सन, उससे हेल्प आउट ज़रूर लें। दूसरी बात यह है कि आपके पास अपनी लैंड होनी चाहिए जहाँ पे आप अपने एनिमल्स के लिए चारा उगा सके, आपको परचेज़ ना करना पड़े, ताकि आपके जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ ना हो। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं होगी तो आपको बेनिफिट नज़र आएगा। अगर आप डिपेंडेंट होंगे, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी राइज करेगी, तो फिर आपको प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा किसी भी सूरत में। और इनिशियली जिस बंदे ने नया सेटअप स्टार्ट करना है तो वो छोटे लेवल पे, ट्रायल वाले लेवल पे स्टार्ट करे। ठीक है। कैटल बफलो का अगर उसने करना है तो 10-15 एनिमल से शुरू करे, और शीप गोट का करना है 25-30 एनिमल से शुरू करे, इससे ज़्यादा नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है ना, आपने मिनिमम पेमेंट लगानी है, मिनिमम आपने एक्सपेंस करना है, वो जो है ना आपका परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा। सही है। इसमें इन चीज़ों को ख्याल रखा जाए। उसके बाद आप मुख्तलिफ मराहल से, मुख्तलिफ चीज़ों से गुजरेंगे, तजर्बात होंगे, तो आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा। ठीक है सर, कोई आप मैसेज आते जाते लोगों को देना चाहेंगे?
मेरी तरफ से जो फार्मर्स हजरात के लिए मैसेज यही है कि एक तो अपने एनिमल्स की वैक्सीनेशन को इंश्योर करें। किसी भी किस्म की बीमारी के कोई साइन सिम्टम्स नज़र आते हैं तो फौरी तौर पे मुतल्लिका वेटरनरी ऑफिसर के साथ वहाँ पे रब्ता करें। वहाँ पे अगर नहीं कर सकते तो फिर महकमे की हेल्पलाइन पर रब्ता करें, ताकि आपको सर्विसेज जो है ना और उसके बारे में आगाही के लिए महकमा तैयार है। आप जी। लोगों को कुछ खुद एफर्ट करनी होगी, बिल्कुल जिस ऐसे पे ही, जो है उनको ना मौका 20, दें। 25, 30 फार्मर्स आप लोग इकट्ठे हो जाएं। एक एक बंदे को एजुकेट करना, उसके डोर स्टेप पे जाके उसको एजुकेट करना वो पॉसिबल नहीं है। जिस पॉसिबल वक्त नहीं। तक हम एक छोटे छोटे ग्रुप्स नहीं बनाएंगे तो हम अपनी लर्निंग नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है जी सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इस फील्ड में आने के लिए, एग्रीकल्चर में जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं या जो आने का सोच रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल ज़रूर हैं। जब तक जो है वो किसी शोबे में नौजवान या पढ़े लिखे नौजवान या इवन जो हमारी जो फीमेल हैं वो नहीं आएंगी, तब तक जो है वो हम तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। बिल्कुल ज़रूर हैं तो, लेकिन यही है बात कि पहले सीखे हैं ताकि उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बात को ये होता है कि लोग सुन लेते हैं कि फ़लाँ जो फार्म है वो बड़ा प्रॉफिट हासिल कर रहा है, लेकिन ये कोई यकदम जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ज़्यादा जो है वो लार्ज स्केल पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। जो है वो छोटे यानी कि स्केल से स्टार्ट करें, ताकि जो है अगर खुदा ना खासा सीखते हुए थोड़ा वो को लॉस भी होता है तो वो कम से कम हो। दूसरा ये कि मैं ये भी काश्तकारों को ये कहूँगा कि अब कोई भी फसल अगर आपने काश्त करनी है तो उसमें जो इनपुट्स इस्तेमाल होते हैं सिर्फ जो है वो उतने ही डालें जितनी ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम ज़्यादा एक्सेसिव इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं, उससे जो फसल है उसकी बेहतर पैदावार तो नहीं आती, बल्कि उसकी जो लागत काश्त है उसमें इजाफा हो जाता है। और दूसरा ये कि मैं ये आखिर में ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है वो कम से कम करें। उससे जो है वो एक तो माहौलियाती आलूदगी वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और माहौलियाती आलूदगी से मुझे ये भी याद आया कि जो फसलों की बाकियात को काश्तकार आग लगाते हैं उसको बिल्कुल आग नहीं लगाना चाहिए। इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी मुतासर होती है और आपकी माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा होता है। जी, बहुत शुक्रिया सर आप। तो आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है और कल दोबारा नए मेहमानों के साथ और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।